नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वक्त देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात कह के हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 से पहले भी, यानी कि इसी साल चुनाव हो सकते हैं। तो इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं और तीसरी बार की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार का ये कह देना कि समय से पहले चुनाव हो जाएंगे, क्या मतलब, क्या कुछ और चल रहा है अंदर खाने? ये विपक्ष के पहले नेता नहीं है। शनिवार को मुख्यमंत्री तमिलनाडु स्टालिन ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव पहले कराएगी और उन्होंने कहा है कि जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा के चुनाव होंगे। और ये शनिवार को बात कही गई थी और आप जानते हैं कि कितने वो सक्रिय हैं जहाँ तक विपक्षी गठबंधन का सवाल है। स्टालिन चूँकि बिजी थे और राहुल गांधी देश में नहीं थे, इसी कारण से ये जो तारीख है वो 23 जून की नई तारीख सामने आई है। तो वो स्टालिन एक अहम कड़ी हैं। उन्होंने ये बात पहले कही और आज अब नीतीश कुमार अधिकारियों से अपने कह रहे थे और बहुत हल्के तरीके से बड़ी बात कह जाने का जो अंदाज है नीतीश कुमार का, उसमें उन्होंने कह दिया ये बात कि कोई जानता है कि चुनाव अगले ही साल होगा, समय से पहले भी हो सकता है, इसी साल हो सकता है। यानी कि इसमें इस जो पहले होने के प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी खुद शामिल है, वो खुद करवा सकती है, ये बात निकल कर सामने आ रही है। क्यों नहीं? देखिए, 2004 में अटल जी की सरकार वो तो समय से पूर्व चुनाव में गई थी, नतीजे माकूल नहीं आए थे, लेकिन करीब 6 महीने पहले वो चुनाव में चली गई थी और उस वक्त बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा था, शाइनिंग इंडिया का कैंपेन। और ये कहा जा रहा था कि एक फील गुड फैक्टर पूरे देश में है। और ये जो एक उस वक्त जो कहे जाते थे कि सबसे 2 नंबर के व्यक्ति प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी जी तो थे ही, लेकिन जो पावर सर्कल्स था उसमें प्रमोद महाजन थे। प्रमोद महाजन ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस दौर में प्रधानमंत्री के बाद, और गवर्नमेंट के अफेयर्स कैसे चलते हैं उसको उंगलियों पर रखने वाले। तो प्रमोद महाजन का ये आइडिया था कि हमें समय से पूर्व जाना चाहिए, माहौल बहुत बढ़िया है और हमें जीत होगी। हालांकि यह आकलन गलत साबित हुआ, लेकिन चुनाव समय से पूर्व तो NDA 1 में हुए हैं। पर यहाँ ये ज़रूरी है मेंशन करना कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, इन दोनों की स्टाइल ये रही है कि समय से पहले चुनाव नहीं कराते हैं। उनका मानना है कि 5 साल कार्यकाल के मिले होते हैं और इन 5 सालों में हमें सेवा का कार्य करना है, तो एक दिन कम क्यों की जाए? नहीं, तो यहाँ पे नीतीश कुमार या स्टालिन को ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले हो जाएंगे या फिर विधानसभा चुनाव के साथ ही हो जाएंगे? ऐसा क्यों? मतलब ये सुगबुगाहट कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? इस सवाल के उत्तर के पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ये विमर्श उठा था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कुछ इस तरह की बातें। और ये बात कही गई थी कि चुनाव पूरे साल हमारे देश में होते रहते हैं। बिल्कुल। उससे नुकसान ये होता है कि जो विकास के कार्य हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने से, आचार संहिता लग जाने से उस क्षेत्र में बाधित हो जाते हैं। तो चुनाव को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में साल के कर लेना चाहिए और फिर साल भर काम करने के मौके मिले। इसी से जुड़ा हुआ पिछले साल संसद में एक
न्याय और कानून पर संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट 79वीं रिपोर्ट सबमिट हुई, जिसमें ये कहा गया कि इस बहस पर अब चर्चा की ज़रूरत महसूस की जाने लगी है कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुआ करें। उसमें यह भी कहा गया कि साल 1952 में, साल 1957 में, साल 1962 और उसके बाद साल 1967 तक, यानी कि शुरुआती 4 जो लोकसभा के चुनाव थे, तो विधानसभा चुनाव उसी के साथ हुआ करते थे। शुरुआती ये 4 उदाहरण ऐसे हैं। तो फिर अब क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? हमें करना चाहिए। ये रिपोर्ट ऐसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से आई है जिसमें ज़्यादातर लोग सत्ता पक्ष के थे। तो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोगों में ये भाव पहले से रहा है कि चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव के साथ हो जाने चाहिए। बार बार चुनाव होने से देश में बाधा होती है, विकास कार्य होता है बाधित और खर्च भी होता है। अलग अलग चुनाव आप कराएं तो एक आकलन के मुताबिक हर साल देश भर में चुनाव कराने में 4500 करोड़ का खर्च होता है। तो अगर एक साथ करा दें तो वो खर्चा कम होगा। ये भाव तो है ही। दूसरा जो पॉइंट आता है कि वजह ये है कि साल के आखिर में 5 राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। इसमें मिजोरम का 17 दिसंबर तक कार्यकाल है असेंबली का, और बाकी के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनवरी में ख़त्म हो जाते हैं विधानसभा, यानी कि दिसंबर तक वहाँ भी गठन हो जाना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा ये 2 ऐसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं जहाँ सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है सत्ता पक्ष के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। हरियाणा में आप देख रहे हैं उनके जो सहयोगी हैं जननायक जनता पार्टी, उनके साथ तलखी हो गई है, और वहाँ के प्रभारी विप्लव देव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, तो उन्होंने नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। इंडिपेंडेंट एमएलए से बात कर ली गई है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अब चकचक शुरू हो गई है। तरह तरह के विज्ञापन एक दूसरे के खिलाफ निकाले जा रहे हैं। माहौल वहाँ भी ठीक नहीं है। तो एक आकलन लोगों का है कि क्या वहाँ भी समय से पूर्व चुनाव, ऐसे में जबकि बहुमत पूरी तरह से मिला नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव में जाया जा सकता है क्या? अगर हाँ तो 7 राज्य हो जाते हैं। तो फिर 7 राज्य के इधर चुनाव, 5 राज्य प्लस 2 अगर जोड़ दें तो इधर, और फिर 2 महीने के बाद फिर से लोकसभा चुनाव। तो फिर और अभी जनवरी के महीने में आपने देखा था त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में, 3 राज्यों में उधर चुनाव हुए थे। उसके बाद अभी मई के महीने में कर्नाटक में चुनाव हो गए। अब इसके बाद फिर से तैयारी हो रही है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में चुनाव, फिर मिजोरम में भी चुनाव है, और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। अगले ही साल हरियाणा में भी चुनाव है और महाराष्ट्र में भी चुनाव है। तो उस चुनाव को प्रीपोन कर ले और 7 राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करा सकते हैं क्या? ये एक विचार सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के गलियारों में चल रहा है। अब ये तो सैद्धांतिक बातें हो गई। इसके अलावा अब राजनीतिक बात भी कर लीजिए। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक है। विपक्ष का कुनबा तैयार हो रहा है और उसे तैयारी का ज़्यादा मौका मिलेगा अगर लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर है। तैयारी का कम मौका मिलेगा अगर लोकसभा चुनाव को पहले ले आया जाता है। तो क्या यही अंदेशा है विपक्षी दलों को कि एक मुख्यमंत्री के बाद दूसरे मुख्यमंत्री, जो कि बहुत ही दोनों विपक्षी गठबंधन बनाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन दोनों की तरफ से ये बात आई है। और ऐसे में कुछ दिन पहले आरएसएस की तरफ से जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें जिस बात का जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों में जाकर अपना चेहरा दिखाकर राष्ट्रीय मुद्दे उठाकर चुनाव जिता दें, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि वहाँ का स्थानीय नेतृत्व जो है मजबूत होना चाहिए। अगर लोकसभा का चुनाव भी इन विधानसभा चुनाव के साथ में होता है तो हवा तो क्योंकि राष्ट्रीय ही बहेगी और फिर उसमें ये विधानसभा के चुनाव भी सारे कवर हो जाएंगे। ये एक बात मुझे समझ में आ रही है। हाँ देखिए, एक आकलन तो है कि अगर मोदी जी के कैंडिडेचर पर प्रश्न उठता है तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में
जिन्होंने मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट दिया। जैसे राजस्थान का उदाहरण दिया जाता है। राजस्थान में गहलोत साहब की 2018 में सरकार बनी, 2019 में वहाँ की 25 की 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी को चली गई। दिल्ली उदाहरण है कि लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाते हैं लेकिन लोकसभा में मोदी जी को दे देते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, आपके कर्नाटक में भी हुआ कि वहाँ पर कांग्रेस और देवेगौड़ा जी की पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव हुए तो 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। तो लोगों को ये लगा कि देखिए वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है, विधानसभा लोकसभा, लेकिन अगर दोनों एक साथ चुनाव होते हैं तो क्या होगा? तो असर किसका ज्यादा होगा? असर तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा है, उसका ज्यादा असर होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह लगता है, विपक्ष को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सोच सकती है कि मोदी जी के चेहरे के ऊपर ही। लेकिन यहाँ पर आपको मैं उदाहरण उड़ीसा का देना चाहूँगा। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करके आई लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव साथ हुए और वहाँ नवीन बाबू की सरकार लगातार रिपीट हो रही है, नवीन पटनायक की। इसलिए वोटरों के मानस के ऊपर आप कोई गेसवर्क न करें। वोटर, भारतीय वोटर बड़ा समझदार है। लेकिन इधर के जो बड़े बड़े राज्य हैं, जो हिंदी बेल्ट के भी खास तौर पे कहे जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो दिलचस्पी है लोगों में खासी देखी गई है। आप देखिए ना, साउथ में बहुत ज़्यादा इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जमा नहीं पाई है। सोचिए दूसरा कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी वहाँ पर जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में लगाना पड़ता है। लेकिन हिंदी बेल्ट में जहाँ पे खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ रखती है, वहाँ पे तो आसान हो जाएगा। और जो इलेक्शंस होने हैं ज़्यादातर वो इधर ही होने हैं। हाँ, मुझे इस कारण से भी ये लगता है कि ये पहले चुनाव वाली बात बहुत मुफीद नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खुद समय चाहिए। जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने नई रणनीति दक्षिण के लिए बनाई है। अभी पिछले 5-7 दिन जो बैठक हुई है यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में, तो उसमें जो कमज़ोर क्षेत्र हैं उसके लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। और उसमें दक्षिण की जो 130 सीटें हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, इसके लिए विशेष तौर पर ये कुल मिलाकर के 130 सीटें हो जाती हैं। इसके लिए विशेष रणनीति होनी चाहिए। ऐसे में जबकि कर्नाटक में हार हुई है और वहीं से मेजर सीटें आती थी, इन 130 सीटों में मात्र 29 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। उस 29 में से 25 सीटें तो अकेले कर्नाटक से आती हैं और कर्नाटक में बन गई है कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। तो अब वो 25 सीटें घटेंगी, ये मान के चला जा सकता है। तो ऐसे में फिर बाकी के राज्यों में तो दक्षिण के हमारे पास स्पेस नहीं है, तो कैसे बढ़ाए? बीजेपी ये सोच करके रणनीति बना रही है, समय चाहिए। इसके अलावा जो बहुत बड़ा एक पॉइंट हो सकता है वो ये है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम पूजन का जो निश्चित तारीख है वो 22 जनवरी है। तो 22 जनवरी के पहले तो नहीं होगा। पॉलिटिकली सोचने में तो लगता नहीं है कि ये संभव है। और 22 जनवरी के पहले विधानसभा के चुनाव होने ज़रूरी है, क्योंकि उनका असेंबली का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। तो 22 जनवरी के पहले कैसे करेंगे? क्योंकि आप ये देखिए कि जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक तो वो खरमास कहा जाता है, इनऑस्पिशियस मंथ बोला जाता है कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो यानी कि 14 दिसंबर के पहले ही सब कुछ आपको मंदिर में वो प्रथम पूजन और मूर्ति की स्थापना और बाकायदा एक बड़ा कार्यक्रम जो होना है वो हो जाएगा। वहाँ की कंस्ट्रक्शन के अनुसार वो संभव लगता नहीं है, उसे इसीलिए दिसंबर के महीने में रखा गया है, जनवरी के महीने में 22 जनवरी को। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली ये बात जो है वो फिजिबल नहीं लगती है। और जनवरी तक चले गए तो फिर 1-2 महीने के गैप से मतलब कोई फर्क पड़ने वाला ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि फरवरी में तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि आपके 26 मई तक तो आपको सरकार बना लेनी है।
तो 26 मई तक सरकार बना ही लेनी है। उसके लिए चुनाव कम से कम 50 दिन पहले, 45 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप तो वैसे भी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर जनवरी में जब आपको शिलान्यास होना है तो फिर आप प्रीपोन क्यों करेंगे? फिर तो नियत समय में ही करेंगे। तो इस बात की संभावना ज़रा कम नज़र आती है। लेकिन इस तरह के कथन की एक वजह ये हो सकती है कि विपक्ष की जो तैयारी है वो सरकार को क्या सचमुच डराने लगी है। ये आकलन विपक्ष का अभी से होने लगा है कि 1 वर्सेस 1, 543 में से 475 सीटों पर हम करेंगे। और ये आप जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स इसकी गवाही देती हैं, इतिहास साक्षी है कि जहां 1 वर्सेस 1 होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर जगहों पर जीत नहीं पाती है, क्योंकि उसके पास 50% वोट नहीं है अभी भी देश में। तो वहाँ वो हार जाती है। तो 1 वर्सेस, और उसके लिए त्रिकोणीय संघर्ष या बहुकोणीय संघर्ष जो होते हैं वो सबसे मुफीद होते हैं, क्योंकि हर जगह 23-35% के आसपास उसके वोट हैं अभी, कहीं कहीं 40% हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर चतुर्कोणीय त्रिकोणीय संघर्ष हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल जाती है। लेकिन ये जो विपक्ष 1 वर्सेस 1 की तैयारी कर रहा है, तो क्या ये असहज कर रही है भारतीय जनता पार्टी को? और ज़्यादा समय अगर मिलता है विपक्ष को, तो ये जो जितनी लड़ाइयाँ हैं विपक्ष के भीतर की, कि कांग्रेस कहती है कि हम कम सीटों पर क्यों लड़ें, केजरीवाल कहते हैं कि हम ग्रोइंग पार्टी है तो हम क्यों नहीं लड़े ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये जो मुश्किलें हैं इसको सॉल्व करने का समय मिल जाएगा विपक्ष को। और इस कारण से सरकार प्रीपोन कर सकती है, पहले करा सकती है इलेक्शन। नहीं, अभी क्योंकि हम जून में हैं, मान लीजिए जुलाई से अगर तैयारियाँ, क्योंकि 23 तारीख को बैठक होनी है और इस बैठक में इतनी तो लाइन खींच ली जाएगी कि अब क्या करना है इस पर काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त वैसे भी नहीं बचा है। तो करना भी तो ज़्यादा काम नहीं है ना, केवल यही तो तय करना है कि कौन कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, बस इतना ही है। कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाना नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा भी नहीं बनाना है, वो सब पहले ही तय हो चुका है। सारे दल एक साथ आ जाएं, गठबंधन कहाँ कहाँ कौन एक दूसरे से कर सकता है। मान लीजिए हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है क्या? क्या यही गठबंधन पंजाब में टिपिकल है मामला, यहाँ टिपिकल है। अब मान लीजिए कि बंगाल में तो तय है कि ममता बनर्जी ही सबसे मजबूत है, तो कितनी सीटें कांग्रेस और लेफ्ट को देनी है, यही तो तय होना है। इसी प्रकार हर जगह यही तय होना है कि कितनी कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, बाकी तो ज्यादातर स्थानीय है। और अगर मान लीजिए कि कांग्रेस का पक्ष जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ही तो रुका गया। 18 तारीख को राहुल गांधी वापस आ रहे हैं विदेश यात्रा से, तो 23 जून को अगर कांग्रेस मान लीजिए ये तैयार होती है इस लॉजिक में कि आप कम सीटें लड़ करके ज़्यादा सीटें जीतें, या ज़्यादा सीटें लड़ करके कम सीटें जीतें, तो आप क्या पसंद करेंगे? जाहिर है कि आप वो पसंद करेंगे कि हम थोड़ा कम लड़ लें लेकिन सीट जीतें ज़्यादा। अभी जो 50-52 और पिछले चुनाव में 45 सीटें जीत करके आए थे, उससे तो कम से कम आंकड़ा बढ़े। तो 200 सीटों वाला ये फार्मूला वो हो सकता है कि 200 हो, 250 हो, जितने पर वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन 475 सीटों पर हम 1 to 1 की फाइट दें। अब ये तैयारी करने में समय ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ये तो भी बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा समय मिला तो ज़्यादा बढ़िया कैंपेनिंग हो जाएगी। मुझे एक चीज़ और लग रही है कि बीजेपी को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। बीजेपी भी ऐसे मूड में तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती कर्नाटक की हार के बाद कि हम कल ही करवा लें, बहुत जल्दी करवा लें। अब देखिए, कर्नाटक की हार के बाद आप कह रहे हैं कि बीजेपी को समय चाहिए। आप कल्पना करें अगर कर्नाटक वाले नतीजे मध्य प्रदेश में आ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जाएगी लोकसभा चुनाव में? कर्नाटक वाले नतीजे अगर मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भी आ जाएं, नहीं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे ओपीएस है, अगर मान लीजिए कि ये दोनों राज्य, राजस्थान में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में हो क्योंकि कांग्रेस वाले आपस में लड़ रहे हैं, पर यह स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं है, गारंटी वहां लागू हो गए हैं। तो 7 चुनाव करा देने में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी ताकत मिलती है। तेलंगाना में कमोबेश केसीआर की स्थिति ही मजबूत है, वहां न कांग्रेस न बीजेपी की स्थिति मजबूत है, वहां के चंद्रशेखर राव की स्थिति मजबूत है। तो वहां सफलता नहीं मिलनी है बीजेपी को। अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मामला थोड़ा गड़बड़ाता है और कर्नाटक वाले नतीजे आ जाते हैं, फर्ज करें अगर,
तो फिर लोकसभा चुनाव कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा हो चुका है, ऐसा हुआ है कि 2018 में तीनों राज्य हार करके, बिल्कुल, लेकिन उसके पहले कर्नाटक में इस तरह की हार बड़ी नहीं हुई थी। वहाँ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज की थी। आप याद करिए पिछली बार बीजेपी, तो कर्नाटक भी हारे। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी हार अगर जाती है बीजेपी, तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर जीत जाती है तो बहुत आराम से वो लोकसभा चुनाव में जाएंगे। हालांकि हमारे देश का जो वोटर है वो कब क्या कर दे, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी एग्जाम्पल कुछ राज्यों का लिया, यहाँ विधानसभा के नतीजे और लोकसभा के नतीजों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और दूसरा है कि लोग कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो भी तय कर ले, लोकसभा चुनाव में मोदी जी के लिए वोट होता है। पर वो तब कहा जाता था जब ये विपक्षी गोलबंदी नहीं थी, 2014 और 2019 में। 2019 की बात मेन करिए, 2014 में तो वो चैलेंजर थे, 2019 में वो पद पर थे, और कहा यही गया कि देखिए साहब, उन तमाम राज्यों में मोदी जी के लिए वोट आ गया जहां सरकारें विपक्ष की थी। तो इसका अर्थ यह है कि मोदी जी के लिए। लेकिन ये जो गोलबंदी 23 जून से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसने क्या असहज कर दिया है, इसने क्या वोटरों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या जो महंगाई और बेरोजगारी का आलम है ये भारी पड़ रहा है, क्या गारंटीज कांग्रेस की लोगों को पसंद आ रही हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। पर आप याद रखिए इस बात को कि मोदी जी ने अभी तक किसी भी कार्यकाल को, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल सब रहा है या प्रधानमंत्री के रूप में, एक दिन भी कम उन्होंने शासन किया हो ऐसा नहीं है। समय से ही नियत चुनाव कराए हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। चलिए देखते हैं कि नीतीश कुमार या फिर स्टालिन ने जिस बात का जिक्र किया है वो शगुफा है, वो हलचल पैदा करने के लिए है, या फिर उसमें कुछ सच्चाई भी है। जो भी अपडेट होगा News 24 पर आपको मिलता रहेगा। आपको ये शो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस बात का जिक्र किया है उसमें कितना दम है? क्या पहले इलेक्शंस हो सकते हैं? अगर होंगे तो किससे फ़ायदा किससे नुकसान? आप देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।